देखिए, एचआईवी और एड्स साथ में रहने, खाना खाने, बेड शेयर करने, टॉयलेट शेयर करने, हग करने या फिर क्लोज माउथ किसिंग करने से नहीं फैलता। हर किसी को एचआईवी टेस्ट करा के अपना एटलीस्ट एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए। मतलब कि आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है या फिर आपने आईवी ड्रग अब्यूज करी है या फिर आपका ब्लड का किसी के ब्लड के थ्रू कॉन्टैक्ट है, तभी आपको ये वायरस का इन्फेक्शन होगा। अदरवाइज नॉर्मल किसी के साथ रहने खाने पीने से इसका इन्फेक्शन नहीं होता। एचआईवी को एड्स तक बदलने में ईयर्स लग जाते हैं, कई बार 10-15 साल, बहुत साल, और कई बार जल्दी भी बदलता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने एचआईवी का टेस्ट कराया तो उसकी जो रिपोर्ट है ना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है। एचआईवी इन्फेक्शन किसी को पहली बार लगा, जैसे किसी के ब्लड में एचआईवी का वायरस आया, तो लगभग 15 दिन से 1 महीने तक कोई लक्षण नहीं आता। तो पहले क्या होगा कि 1 महीने में सर्दी जुकाम के बाद सालों तक कोई लक्षण नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे वजन कम करना स्टार्ट होगा, डायरिया होना स्टार्ट होगा, स्किन इन्फेक्शंस होने स्टार्ट होंगे, निमोनिया होना स्टार्ट होगा, पेट में इन्फेक्शन होने स्टार्ट होंगे और जो इम्यूनिटी सेल का काउंट है वो कम होता रहेगा। मदर के ब्रेस्ट मिल्क में एचआईवी वायरस होता है। तो जो बच्चा है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव हो सकता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर मदर और बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आता है तो पॉजिटिव हो सकता है, इवन पैदा होने के बाद अगर वो अपनी मदर से फीड करता है तो उससे भी वो पॉजिटिव हो सकता है। तो एचआईवी इन्फेक्शन अगर आपको किसी के थ्रू हुआ तो वो इन्फेक्शन होने से लेकर के टेस्ट पॉजिटिव आने में 15 दिन से 3 महीने का टाइम लगता है। सिंपल, इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक रही है। अनप्रोटेक्टेड है तो एचआईवी फैलता है, उसमें भी रिस्क बहुत कम होता है कि ब्लड से कोई दूसरा इंसान कांटेक्ट में आ गया तो देखिए फैलेगा उसके ब्लड से। जैसे किसी का एचआईवी का इन्फेक्शन है तो उसका बिहेवियर भी हाई रिस्क है ना, तो उसको अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क होता है, उसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का रिस्क होता है, क्योंकि सारी बीमारियां एक ही मोड से फैलती हैं। लेकिन इसमें ये बात अच्छी है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है और अगर आप एआरटी मेडिकेशन खाते हैं, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको हम कहते हैं एचआईवी के लिए, तो आप लाइफ लॉन्ग ना एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। डॉक्टर को बताएं, क्योंकि अगर मेल पॉजिटिव है तो वो फीमेल को करेगा, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चे को जाएगा। फीमेल पॉजिटिव है तो वो भी अपने बच्चे को ट्रांसफर करेगी, वो अपने हस्बैंड को ट्रांसफर करेगी। आप एक सिंपल कॉन्डोम यूज करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे तो ये इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। और आईवी ड्रग अब्यूज बिल्कुल करना ही नहीं है, नेवर। एचआईवी और एड्स, इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में लगता है कि ये तो छुआछूत की एक बीमारी हो गई है। अगर एचआईवी या एड्स पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ हम बैठकर खाना खा लेंगे तो ये बीमारी हमें हो जाएगी। साथ में अगर बैठ भी गए, एक ही हवा में सांस ले ली तो भी हमें ये बीमारी हो जाएगी। इसे लेकर लोगों के मन में अभी भी बहुत ज़्यादा टैबू है, बहुत सारे मिथ्स हैं, जिसके लिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ताकि लोगों में एचआईवी और एड्स को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा सके। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा तिवारी, जो कि क्रिटिकल केयर मेडिकल एक्सपर्ट हैं। तो मैम, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस सेशन के जरिए हम एड्स और एचआईवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि वो एचआईवी पॉजिटिव हैं, क्योंकि उसके सिम्टम्स डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। इसी तरह के और भी रीजंस है कि एचआईवी और एड्स आखिर क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, जिसके बारे में आज जानने समझने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के ज़रिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैम आपसे कि जैसे मैंने बात की कि एचआईवी और एड्स का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये एक अनटचेबल बीमारी हो गई है। अभी भी लोगों के मन में ये टैबू है कि एचआईवी और एड्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनके साथ में हम बैठ गए, खा लिया, कुछ भी मतलब बातचीत ही कर ली या फिर हैंडशेक कर लिया तो ये बीमारी हम में आ जाएगी। तो बहुत टाइम से इसके केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, उस टाइम से लेके अभी तक क्या परसेप्शन चेंज हुआ है लोगों में एचआईवी और एड्स को लेकर के? देखिए, एचआईवी और एड्स साथ में रहने, खाना खाने, बेड शेयर करने, टॉयलेट शेयर करने, हग करने या फिर क्लोज माउथ किसिंग करने से नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे स्वेट में नहीं होता, ये हमारे स्किन में नहीं होता, ये हमारे सलाइवा में नहीं होता। एचआईवी का वायरस होता है मेल और फीमेल के जेनाइटल सिक्रीशन में, सेमाइनल सिक्रीशन मेल के सिक्रीशन या फिर फीमेल के वजाइनल फ्लूइड में। तो इसका मेनली जो रूट है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है और दूसरा ये ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे एचआईवी और एड्स की बात की, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो प्लीज़ इन दोनों को बताइए कि कैसे अलग हैं और इनके सिम्टम्स कैसे अलग हो सकते हैं अगर किसी को एचआईवी है या फिर कोई एड्स पॉजिटिव है। देखिए, एचआईवी एक वायरस है और अगर वो वायरस हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गया
तो हम HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। HIV पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाना, जस्ट उस वायरस का हमारे ब्लड में, बॉडी में प्रेजेंट होना। अब जब वो वायरस एक बार हमारे ब्लड में या बॉडी में प्रेजेंट कर गया तो धीरे धीरे वो अपने नंबर बढ़ाता है, धीरे धीरे वो हमारी इम्यूनिटी कम करते जाता है और वो एक इस स्टेज में पहुंचता है कि हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लगने लगते हैं। मतलब कि ऐसे इन्फेक्शन लगने लगते हैं जो कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को कभी नहीं लगते। तो उस स्टेज को फिर हम एड्स की बीमारी कहते हैं। तो HIV एक इन्फेक्शन है और एड्स एक बीमारी है जिसमें सिम्टम्स या लक्षण आते हैं। HIV इन्फेक्शन में हो सकता है कि कोई लक्षण ही ना आए। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि HIV वायरस है, एड्स एक बीमारी है, तो आई थिंक ये सबसे लास्ट स्टेज पर जाकर के होता है। हाँ, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। उस इन्फेक्शन की वजह से जब हमारा शरीर बहुत कमजोर हो गया, हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई, तो हमें जो इन्फेक्शन हुए वो लास्ट स्टेज ही एड्स कहलाता है। ओके, तो HIV के और कोई कोई स्टेजेस हैं, जैसे कि कोई नंबर है स्टेजेस के जिसमें लास्ट एड्स है, तो उसके बारे में भी प्लीज बताइए। देखिए, जैसे HIV इन्फेक्शन किसी को पहली बार लगा, जैसे किसी के ब्लड में HIV का वायरस आया, तो लगभग 15 दिन से 1 महीने तक कोई लक्षण नहीं आता। पहले 15 दिन से 1 महीने में फ्लू जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आने शुरू होते हैं। सर्दी जुकाम, सिर में दर्द, खांसी, ये सब कुछ। तो किसी को समझ नहीं आता कि HIV का लक्षण है, सिंपल जुकाम जैसा लगता है। फिर ये इन्फेक्शन सालों तक परसिस्ट करता है। तो ये सालों तक क्या करता है कि ये वायरस धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ा रहा है, हमारी इम्यूनिटी को किल कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है वैसे वैसे लक्षण सिवियर होने स्टार्ट होते हैं। तो पहले क्या होगा कि 1 महीने में सर्दी जुकाम के बाद सालों तक कोई लक्षण नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे वजन कम करना स्टार्ट होगा, डायरिया होना स्टार्ट होगा, स्किन इन्फेक्शंस होने स्टार्ट होंगे, निमोनिया होना स्टार्ट होगा, पेट में इन्फेक्शन होने स्टार्ट होंगे और जो इम्यूनिटी सेल का काउंट है वो कम होता रहेगा। जब ये काउंट कम होकर 200 से कम हो जाएगा, इसको हम CD4 सेल कहते हैं उस इम्यूनिटी सेल को, तो हमें ऐसे इन्फेक्शन लगेंगे जैसे फंगस का इन्फेक्शन ब्रेन में हो गया, फंगस का इन्फेक्शन आपको चेस्ट में हो गया, आपको फंगस की वजह से निमोनिया हो गया। जैसे हमने कोविड में देखा था, इम्यूनिटी बहुत कम होने से एक म्यूकर का इन्फेक्शन होता था, वैसे अलग अलग फंगस का। तो इस पॉइंट में अब ये बीमारी एड्स कहलाई। तो ऐसे 4 स्टेज हैं जो कि समय के साथ में सिवियरिटी की तरफ बढ़ने से बढ़ते जाते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 4 और फिर एड्स। तो जैसे ये 4 स्टेजेस हैं, तो चारों के स्टेजेस सिम्टम्स अलग होंगे और आपने कहा कि सालों में फैलते हैं, तो कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है कि इतने साल में फैलेंगे? इसमें कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी नहीं है और एक क्लियर कट भी नहीं है, थोड़ा मर्ज सा होता है। मतलब आप ऐसे क्लियर कट नहीं कर सकते कि स्टेज कौन सा है। तो मतलब डिफिकल्ट टू क्रैक है, लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आते। जैसे आपने कहा कि फ्लू जैसे भी लक्षण हो सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप जब कह रहे थे कि बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होने लगते हैं, तो ये लास्ट स्टेज पर होते हैं, तो HIV को एड्स तक मतलब बदलने में कितना टाइम लगता है? देखिए, HIV को एड्स तक बदलने में ईयर्स लग जाते हैं, कई बार 10-15 साल, बहुत साल, और कई बार जल्दी भी बदलता है। इसमें यही है कि हमारा शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है, आपका शरीर का इम्यूनिटी कैसा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि HIV इन्फेक्शन हो गया तो हम उसे एड्स तक ना पहुंचने दें। इसका इन्फॉर्मेशन सबको, जनरल पब्लिक को होना मस्ट है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। तो अगर आप सिंपल दवाइयाँ खाएंगे ना ART की, अगर इन्फेक्शन है तो वो एड्स तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, ओके। तो जैसे अगर किसी को जानना है कि उसे HIV हो गया या HIV पॉजिटिव हो गया है, तो कैसे पहचानेगा वो? देखिए, अगर कोई HIV पॉजिटिव हो गया, उसे डर लग रहा है, तो पहली बात तो उसका रिस्क, हाई रिस्क एक्सपोजर होना मस्ट है। मतलब कि आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, या फिर आपने IV ड्रग अब्यूज करी है, या फिर आपका ब्लड का, किसी के ब्लड के थ्रू कॉन्टैक्ट है, तभी आपको ये वायरस का इन्फेक्शन होगा। अदरवाइज नॉर्मल किसी के साथ रहने खाने पीने से इसका इन्फेक्शन नहीं होता। तो अगर आप हाई रिस्क में आते हो, आपको लग रहा है कि आपका जिसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, आपको उसका HIV स्टेटस नहीं पता, या फिर वो इंसान अननोन है, या फिर आपके मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपको रिस्क है कि आपको HIV इन्फेक्शन हो सकता है। तो HIV इन्फेक्शन अगर आपको किसी के थ्रू हुआ, तो वो इन्फेक्शन होने से लेकर के टेस्ट पॉजिटिव आने में 15 दिन से 3 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आपके दिमाग में डाउट है कि मेरे को इस कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन हो सकता था, तो आपको 15 दिन बाद से लेकर के या अप टू 3 महीने के बाद में एक HIV का टेस्ट कराना चाहिए, सिंपल। अगर वो पॉजिटिव है तो इन्फेक्शन है, और अगर नेगेटिव है तो इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा 15 से 3 महीने, तो जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, अगर उसने 15 दिन में टेस्ट कराया, उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो चांसेस है कि अगर 3 महीने में फिर वो चीज डेवलप हो जाए? हाँ, बिल्कुल चांसेस है। अगर 15 दिन में टेस्ट नेगेटिव आया तो चांसेस हैं कि वो अगले 30 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा, 60 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा, 90 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 3 महीने बाद पॉजिटिव नेगेटिव आ गया,
तो फिर है कि उसको HIV नहीं है। लेकिन इसमें ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि इस 3 महीने में उसका कोई हाई रिस्क बिहेवियर या एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ताकि वो किसी और में ना फैले। अगर वो जैसे आपने कहा 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद जाकर के भी उसे एक टेस्ट कराना चाहिए। मतलब जैसे 15 दिन में करा लिया, तो आपने कहा स्टार्टिंग के 15 दिन में करा लिया, मान लो नेगेटिव आया, बट 3 महीने तक रिस्क है, तो 3 महीने बाद भी एक टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? जैसे 1 जनवरी को आपका कोई हाई रिस्क बिहेवियर हुआ, ठीक है, अगर आपने 15 जनवरी को टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, तो आपको वो टेस्ट 3 महीने के बाद में रिपीट कराना है। अगर 3 महीने के बाद में वो टेस्ट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है। लेकिन इसमें एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी से लेकर के जो भी हमारा 30 मार्च तक का टाइम है, इस बीच में आपका दोबारा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तभी तो 3 महीने की विंडो बनी रहेगी, नहीं तो फिर वो 3 महीने की विंडो और आगे एक्सटेंड हो जाएगी। राइट, तो ये टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि जिनका कंटिन्यूस हाई रिस्क एक्सपोजर है, मतलब जो बाई बिहेवियर ही हाई रिस्क चल रहे हैं, उनको एवरी 3rd मंथ अपना टेस्ट रिपीट कराते रहना चाहिए। ओके, तो जैसे आपने कहा मान लो किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सबसे पहले उसे क्या चीज़ करनी चाहिए? देखिए, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहले तो ये शॉकिंग होता है और एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन बहुत डिप्रेसिंग भी होता है कि HIV एक खतरनाक बीमारी, वो पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसमें ये बात अच्छी है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है और अगर आप ART मेडिकेशन खाते हैं, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको हम कहते हैं HIV के लिए, तो आप लाइफ लॉन्ग ना एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। आपको एड्स नहीं होता, आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचते ही नहीं है। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको सिंपली अपने डॉक्टर के पास जाना है। ICTC सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ICTC सेंटर होते हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में सारे मिल जाते हैं। वहाँ आप जाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मेडिकेशन मिलेगी, वो आपको काउंसिल करेंगे। और इवन क्या होता है कि HIV सिर्फ अकेले नहीं आता, जैसे किसी का HIV का इन्फेक्शन है तो उसका बिहेवियर भी हाई रिस्क है ना, तो उसको अदर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रिस्क होता है, उसको हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C का रिस्क होता है, क्योंकि सारी बीमारियां एक ही मोड से फैलती हैं। तो वो जो सेंटर्स होते हैं वो बाकी इन्फेक्शन के लिए भी आपकी जांचें करते हैं, आपको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप मैरिड हो या फिर नहीं भी हो तो आपका कोई सेक्सुअल पार्टनर है तो उसको भी बुला करके उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसका टेस्ट कराते हैं। ओके, तो जैसे आपने कहा मेडिकेशंस की बात, तो आपने ये चीज़ बोली कि अगर HIV पहले ही डिटेक्ट हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, तो क्या मेडिकेशंस भी लाइफ लॉन्ग चलती हैं? उसका मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप HIV पॉजिटिव हो गए और आपको डॉक्टर मेडिकेशन स्टार्ट करिए तो आपको अपनी मेडिकेशन लेनी है, रेगुलरली लेनी है, क्योंकि आप उसको छोड़ोगे तो रेजिस्टेंस होने का रिस्क है। और एक बार अगर रेजिस्टेंस बनता है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हार्मफुल ही, वो पूरी एंटायर कम्युनिटी के लिए हार्मफुल है, फिर वो इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट होगा। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, तो मेडिकेशंस के कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं? देखिए, साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट बेयरेबल हैं, उनको बेयर करके अगर आप अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू करते हो तो एटलीस्ट आप एक नॉर्मल जिंदगी जीते हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हम मेडिकेशन ले रहे हैं और मेडिकेशन ने क्या करा कि हमारे शरीर के अंदर जो HIV वायरस था उसके नंबर कम कर दिए, उसका लोड कम कर दिया। तो आप किसी भी रूट से, इवन सेक्सुअल रूट से, तो बिल्कुल भी वो इन्फेक्शन दूसरे को ट्रांसमिट करोगे ही नहीं। आप एक बिल्कुल नॉर्मल नॉन HIV पर्सन की तरह हो जाओगे कि जो इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड करना। ओके, तो ये उस पर्टिकुलर इंसान के लिए भी अच्छा है कि तुम्हें एड्स नहीं होगा, तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियोगे, और वो उनके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये बात जब कर रहे थे कि HIV किसी का पॉजिटिव आ गया, फिर वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले, कैसे टेस्टिंग कराए, तो हमने आपने भी कहा कि शॉकिंग बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है। तो जैसे ही उसे पता चला कि वो अब शॉक में है, तो कुछ आप टिप्स देंगे कि वो किस तरह से इस चीज़ को बताए, क्योंकि बहुत सारे लोग सहम जाते हैं इस चीज़ के बारे में जान करके, उन्हें लगता है कि अब उनके कैरेक्टर पर बात आ जाएगी। स्पेशली आई थिंक लड़कियों के मामले में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है कि जैसे ही अगर वो HIV पॉजिटिव या एड्स अगर उनको हो गया तो सीधे उनका कैरेक्टर पे मतलब उंगली उठा दी जाएगी। तो वैसे लोगों के लिए आप एज अ डॉक्टर कुछ टिप्स अगर देना चाहेंगे ताकि वो मतलब कॉन्फिडेंस आए उनमें लोगों से इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने HIV का टेस्ट कराया तो उसकी जो रिपोर्ट है ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, वो आपको बुला के आपसे साइन करा करके आपको दी जाएगी। तो जब तक आप विलिंग नहीं हो ना कि मुझे ये बात डिस्क्लोज करनी है, ये बात कहीं डिस्क्लोज हो ही नहीं सकती, तो ये आपकी इच्छा है। इवन जब आप टेस्ट कराने जाते हो तो भी आपसे सिग्नेचर लेके कंसेंट कराते हैं कि हम HIV का टेस्ट करा रहे हैं, और रिपोर्ट भी आपको प्राइवेटली हैंड ओवर करी जाती है। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि आप इस बात को डिस्क्लोज करो। आपको नहीं बताने का मन है ना कि मुझे अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना, अपनी फैमिली को नहीं बताना, अपने वर्क प्लेस में नहीं बताना, तो आप मत बताओ।
आपको इस बात का भी डर है कि मुझे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो HIV एक्ट है हमारे गवर्नमेंट का 2019 में बना था, इसके अकॉर्डिंगली कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकता आपके HIV स्टेटस के बेसिस पे। ओके। आपके वो सारे राइट्स हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के राइट्स हैं। लेकिन एक बात में हम बार बार स्ट्रेस देते हैं कि आप अपने पार्टनर को जरूर अपनी रिपोर्ट डिस्क्लोज करो, एग्जैक्टली। क्योंकि आपके पार्टनर को रिस्क है आपसे ये इन्फेक्शन को स्प्रेड कराने का। ये आई थिंक हमारी एक जिम्मेदारी भी है उन लोगों की कि अगर उनको HIV पॉजिटिव हो गया या एड्स अगर उनको हो गया तो सबसे पहले वो अपने पार्टनर को जरूर अपने पार्टनर को बताएं, क्योंकि अगर मेल पॉजिटिव है तो वो फीमेल को करेगा, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसके बच्चे को जाएगा। फीमेल पॉजिटिव है तो वो भी अपने बच्चे को ट्रांसफर करेगी, वो अपने हस्बैंड को ट्रांसफर करेगी, तो उनको डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ICTC सेंटर्स में ना प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उन्हें बताया जाता है कि आप अपने पार्टनर को बताओ, आप हस्बैंड वाइफ को बताओ कि हम पॉजिटिव हैं, जो कि जरूरी है। आपने जैसे यहाँ पे कहा कि अगर फीमेल पॉजिटिव हो गई तो वो आगे भी पास ऑन हो सकता है, तो कैसे, जैसे बच्चे में पास ऑन हो सकता है या फिर ये जेनेटिक मतलब जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ऐसा? नहीं, देखिए जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे फीमेल कोई पॉजिटिव हो गई और वो प्रेग्नेंट है, तो जो बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड होता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो पानी भरा होता है, उसमें HIV वायरस होता है। साथ में मदर के ब्लड में HIV वायरस होता है और मदर के ब्रेस्ट मिल्क में HIV वायरस होता है। तो जो बच्चा है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव हो सकता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर मदर और बच्चे का ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है तो पॉजिटिव हो सकता है, इवन पैदा होने के बाद अगर वो अपनी मदर से फीड करता है तो उससे भी वो पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर आप ऐसे रफली देखो तो इतना हाई चांस होता है कि 30% टाइम बच्चा अपनी मदर की वजह से HIV पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, अगर डिलीवरी के टाइम पे ध्यान रखा जाता है, तो वो रिस्क जो 30% था ना, वो कम होके 0.1% हो जाता है। ओके। तो इसलिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मदर का, इवन प्रेग्नेंट लेडी का, प्रेगनेंसी के टाइम में एक HIV टेस्ट होना ही चाहिए। ओके। ताकि हम तभी तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचा पास ऑन सकेंगे इस करें। इन्फेक्शन से। तो अगर वो बच्चा पॉजिटिव हो गया तो जैसे अभी वो न्यू बॉर्न बेबी ही है या फिर अगर प्रेगनेंसी के दौरान हमें पता चल गया कि बच्चा पॉजिटिव ही है, क्या पता चल सकता है? नहीं, ऐसे नहीं पता मतलब वो चलता, जन्म इसमें के टाइम बाद? लगता है। हाँ, जन्म के बाद लगभग 12 वीक का समय लगता है इस बात को कंफर्म करने में कि बच्चा पॉजिटिव। उसके बाद अगर मदर पॉजिटिव है तो मदर को ये बोला जाता है कि आप अपनी HIV की मेडिकेशन स्टार्ट करो, उसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो, ताकि आपके शरीर में वायरस का लोड कम हो तो आप बच्चे को ट्रांसफर ना करो। और इस टाइम पे कोई साइड इफेक्ट्स हैं उस मेडिकेशन के? इसमें ना प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों की डोज और दवाई को मॉडिफाई करके दिया जाता है। ओके, ठीक है। क्योंकि इसमें सारा हमारा ये है कि बच्चे में ये इन्फेक्शन ना पहुंचे। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी डॉक्टर है जो आपको देख रहे हैं, उनको भी पता हो कि आप HIV पॉजिटिव हो, तो जो प्रेगनेंसी की से डिलीवर कराने की मेथड थे ना, वो उसको क्विक कर देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम में ब्लड कॉन्टैक्ट ना होने पाए, तो भी बच्चे को इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। ओके। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे HIV पॉजिटिव अगर कोई हो गया तो उसकी फिर बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और शरीर पर किस तरीके से असर डालता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, प्लीज उसके बारे में। देखिए, कोई HIV पॉजिटिव हो गया तो जनरली ना लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम HIV पॉजिटिव हो। इवन फॉर ईयर्स लोग HIV पॉजिटिव होते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और वो इन्फेक्शन को साइलेंटली स्प्रेड कर रहे होते हैं। मतलब वो अपने पार्टनर को दे रहे हैं और अगर IV ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, हालांकि IV ड्रग अब्यूज इतना कॉमनली प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन अगर लोग कर रहे हैं तो वो उसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे करके ना साल गुजर जाते हैं, उसे साइलेंटली पता ही नहीं चलता कि उसको इन्फेक्शन है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी कम होती है और वो कुछ अजीब से डिफरेंट, जैसे हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, वो ना पकड़ने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, डायरिया चलने लगता है, स्किन में अल्सर्स बन रहे हैं, मुंह में लंबे लंबे अल्सर चल रहे हैं, जीभ वाइट हो रही है, जेनाइटल एरिया से सिक्रीशंस हो रहे हैं, कई बार तो कैंसर का भी रिस्क होता है, वो हो रहा है। तो वो ना डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर देखता है, हमें सस्पिशन होता है कि पेशेंट इतना वीक है, इसको ऐसे अजीबोगरीब इन्फेक्शन है, तो हम उसका HIV टेस्ट कराते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव थे, जो उन्हें आज तक नहीं पता चला। कई बार क्या होता है किसी और रीजन से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, कोई सर्जरी शेड्यूल कराई है या किसी वजह से ICU पहुंचे, तो फिर हम वो सारे पेशेंट का HIV टेस्ट कराते हैं जो मैंडेटरी है, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट पॉजिटिव था। उस पेशेंट को भी तभी पता चलता है। तो जैसे आपने कहा कि टेस्टिंग कराने के बाद पता चलता है या अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ऐसा कुछ है कि नॉर्मल हम हेल्थ चेकअप्स कराते हैं हर साल, लोग आजकल कराने लगे हैं, तो उसमें HIV का टेस्ट कराना चाहिए हर साल या कुछ ऐसा है, या नॉर्मल लोग भी करा सकते हैं जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, ताकि पहले से ही उन्हें पता चल जाए?
आपको कभी ऐसे सिम्टम नहीं आएंगे कि आपको पता चलेगा कि मुझे एचआईवी होगा। ये बाई चांस ही पता चलता है जब आप ना एचआईवी का टेस्ट कराते हो। तो हर किसी को एचआईवी टेस्ट करा के अपना एटलीस्ट एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए। तो हेल्थ चेकअप में करा सकते हैं जैसे आप बाकी बिल्कुल नॉर्मल करा हेल्थ सकते हैं। चेकअप्स हाँ, आप कराते हैं कहीं भी जाके किसी भी प्राइवेट लैब में किसी भी हॉस्पिटल में जाके सिंपली बोल दो कि मुझे एचआईवी टेस्टिंग करानी, वो आपका एचआईवी टेस्ट कर देंगे। ना तो आपसे कोई सवाल पूछेंगे, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है, ना तो ऐसा नहीं है कि वो आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल टेस्ट है, स्क्रीनिंग कहते हैं हम इसको। स्क्रीनिंग मतलब कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में रिजल्ट दे देंगे आपको, और हर किसी को कराना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी के लिए भी। अगर हम पॉजिटिव हैं, हमें पता नहीं, और हम साइलेंटली दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, तो हर किसी को कराना चाहिए और उसे अपना स्टेटस पता होना चाहिए। और आप जिसके भी साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बेटर ये भी कि आपको उसका भी स्टेटस पता होना चाहिए। हालांकि एक टैबू है इवन फॉर मैरिजेस की, लोग एचआईवी के टेस्ट की बात नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सब के टेस्ट कराने चाहिए। तो आपने जैसे अभी मैरिज की बात की, शादियों का सीजन है अभी, तो पूरा ही अभी शादी हर वक्त हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि शादी से पहले, इफ जैसे अगर लव मैरिज है तो आई थिंक लोगों को पता ही होती है मोस्टली, अरेंज मैरिज वाले लोगों को एक टेस्ट करा लेना चाहिए शादी से पहले? देखिए, कराना तो चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी में इन सारी चीज़ों को लेकर के कंजर्वेटिव माहौल है, लेकिन ऑब्वियसली कराना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कोई इन्फेक्शन कैरी कर रहे हो जो आपके पार्टनर और आपके आगे आने वाली पूरी जनरेशन को इतना मेंटली और फिजिकली हार्म कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको डेफिनेटली एक टेस्ट करा लेना चाहिए, स्पेशली फॉर एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस के, क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, ये ट्रीट नहीं होते, ये कई तरीके के डिफरेंट कैंसर्स कराते हैं, मतलब ये लाइफ की क्वालिटी पुअर कर देते हैं। टेस्टिंग की बात हो रही है तो एचआईवी और एड्स दोनों के टेस्ट अलग होते हैं या सेम? नहीं, ये सेम है, सिंपल है। एचआईवी इन्फेक्शन है, वो एड्स करा रहा है। ओके, ठीक है। और अगर किसी की जेनेटिक हिस्ट्री रही हो, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मदर से बेबी में पास ऑन हो गया, तो उन्हें भी आगे चल करके टेस्ट कराते रहना चाहिए। जैसे अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव हो गया, उसने अपने पार्टनर का टेस्ट कराया, एक पूरी फैमिली के साथ वो रह रहा है, क्या पूरी फैमिली भी टेस्ट कराए? देखिए, ऐसे तो जेनेटिक में अगर हम कहें तो ये मदर से बच्चे को ट्रांसफर होता है, जेनेटिकली तो नहीं, लेकिन ये बच्चे से मदर में ट्रांसफर होता है, क्योंकि मदर की बॉडी में इन्फेक्शन है और बच्चा कांटेक्ट में आ गया, इस वजह से उन्हीं की बॉडी का पार्ट रहा है, तो इस वजह से ये ट्रांसफर होता है। तो आप देखो, तो अगर मदर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं फादर को भी रिस्क है, या तो फादर भी पॉजिटिव होंगे तभी मदर पॉजिटिव रही है, या फिर दोनों एक दूसरे से सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं तो रिस्क है। फिर मदर से बच्चे में आया तो बच्चे को पॉजिटिव होने का रिस्क है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे सिम्टम्स की, तो आपने कहा कि एचआईवी के जो स्टार्टिंग सिम्टम्स है वो फ्लू जैसे ही होते हैं, वो धीरे धीरे विद टाइम पता चलते हैं और 10-15 साल में जाकर के वो एड्स तक बनते हैं। तो कितने चांसेस है कि अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे एड्स होगा ही? देखिए, इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हो और आप कोई मेडिकेशन नहीं लेते उस वायरस को सप्रेस करने में, तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को खत्म करेगा और हमें कोई ना कोई एड्स जैसा इन्फेक्शन कराएगा। लेकिन अगर आप लेते हो दवाइयाँ प्रॉपरली, तो वो आपको एड्स नहीं कराएगा। मतलब इसके हाई चांसेस हैं कि आपको एड्स नहीं होगा अगर आप दवाई लेते हो तो। और दवाई के अलावा कुछ और प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं? नहीं, दवाई के अलावा फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इन्फेक्शन को आप किसी और तक स्प्रेड करने से रोकें। इवन दूसरे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी और से भी किसी तरीके का इन्फेक्शन लेने से बचें। तो सिंपली है कि सेक्सुअल रूट में आप सिंपल बैरियर मेथड या कॉन्डोम यूज कर लेते हो तो ये इन्फेक्शन बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता। इवन आपको नहीं भी पता है कि आपके पार्टनर का स्टेटस क्या है, लेकिन अगर आप बैरियर मेथड यूज कर रहे हो तो आप वो इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड करोगे, ना तो लोगे किसी से। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने इन सब चीज़ों की बात कर ली, एक चीज़ यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि आजकल जैसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोग जो मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज़ें, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इन सब के साथ चांसेस भी आई थिंक बहुत ज़्यादा हाई हो गए। साथ ही अभी एक रिसेंट केस भी आया था जिसमें कॉलेज के कुछ 200-300 स्टूडेंट्स जो थे वो एचआईवी पॉजिटिव हो गए थे, क्योंकि वो ड्रग्स कंज्यूम करते थे, सेम सीरिंज का यूज़ करते थे, जिससे उनमें पास ऑन हो गया। तो इन सब के अलावा और क्या फैक्टर्स है जो आज के टाइम पर एचआईवी के केसेस को बढ़ा रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने बोला कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना या फिर अननोन सेक्सुअल पार्टनर होना। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं और आपके पार्टनर के जेनाइटल एरियाज में अल्सर है, मतलब कोई उनको ऑलरेडी जेनाइटल इन्फेक्शन है, तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
होता क्या है कि जो भी फीमेल का वजाइनल फ्लूइड है या मेल का फ्लूइड है, उसमें ना एचआईवी वायरस है। अगर आपने ऐसे किसी पर्सन से कांटेक्ट बनाया जिसको वहां पे अल्सर था, तो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ गया और इन्फेक्शन हो गया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, लेकिन अगर आपके हैं तो आप सिंपली एक कॉन्डोम यूज करो, तो आपको ये इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करोगे। दूसरा क्या होता है कि ब्लड टू ब्लड, अगर किसी वजह से ब्लड टू ब्लड मिक्स हो रहा है तो आपको एचआईवी इन्फेक्शन होगा। तो ये जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं, दे यूज सेम नीडल, कि आपने एक नीडल से एक नीड रख ली, ये उसी नीडल से दूसरी नीड रख ली, तो इसका ब्लड उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गया। तो पहली बात तो ये प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही मतलब ये कहीं से भी किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। और ड्रग्स लेना, तो ये प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से बंद करनी है। तीसरा, एक थ्योरेटिकल चीजें हैं, अब तो नहीं होती कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एचआईवी स्प्रेड करने का रिस्क होता था, लेकिन अब तो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत प्रॉपरली ब्लड की स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी इन्फेक्शंस नहीं होते। एक लोग मेरे से ये भी सवाल पूछते हैं कि ब्लड डोनेट करने से एचआईवी होता है। ब्लड डोनेट करने से कभी एचआईवी नहीं होता। आप कोई सैम्पलिंग कराने जाते हो लैब में, उससे भी एचआईवी नहीं होता। आप कोई इंजेक्शन लेते हो, नॉर्मल इंजेक्शन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उससे भी एचआईवी नहीं होता, क्योंकि हम ना सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस करते हैं। एक नीडल को, डिस्पोजेबल नीडल आती है, एक ही पेशेंट में यूज करके तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसको फेंकते भी नहीं, उसको बर्न करते हैं। उसकी टिप को ना बर्न करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं, ताकि दोबारा यूज करने का कोई चांस यूज भी ना हो, किसी को बाई चांस प्रिक भी ना हो। तो हम लोग जैसे अभी एचआईवी और एड्स के ट्रीटमेंट्स की भी हम लोगों ने बात की, तो क्या दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग हैं? और जैसे आपने एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का नाम लिया, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? और एचआईवी और एड्स में दोनों में यूज होता है या अलग अलग होता है? नहीं, सेम है। आप समझो ना, एचआईवी इन्फेक्शन है जो ब्लड में गया, जिसने आगे जा करके एक बीमारी करा दी जो एड्स बन गया, तो ड्रग इज सेम। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम रिस्क है एड्स तक पहुंचने का। एक और चीज़ यहाँ पर आई थिंक जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचआईवी को बोलते हैं लोग कि अगर पहले डिटेक्ट हो गया तो इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर एड्स तक वो कंडीशन पहुँच गई तो ये फिर एक लाइलाज बीमारी बन जाती है। तो सच में ऐसा कुछ है या इसके बारे में? काफी हद तक ये बात सही है कि अगर एचआईवी का आप टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे तो आप एड्स तक नहीं पहुंचोगे, आप नॉर्मल जिंदगी जियोगे। लेकिन इसमें एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम एचआईवी क्योर नहीं करते, हम इन्फेक्शन को सप्रेस कर देते। तो वो एक नॉर्मल लाइफ चलती है, बस दवाइयाँ आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती है। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो ऐसे में क्या हमारा इम्यूनिटी भी एक मतलब फैक्टर है जो मैटर करता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो एचआईवी एड्स तक नहीं पहुंचेगा? नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो वायरस है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो हमारी इम्यूनिटी वाली सेल्स को ही किल कर रहा है। अच्छा, डायरेक्ट वहीं पे अटैक वो डायरेक्टली उस सेल्स को ही किल करता है। तो वो उस सेल को किल करते करते हमें इस लेवल पे ले आता है कि हमारा शरीर फिर डिफरेंट इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता और हमें इन्फेक्शन होने लगता है। तो उसके लिए मेडिकल हेल्प जो आई थिंक मेडिकेशन, जो मेडिकेशंस हैं वो वायरस का नंबर कम करती है। वायरस का नंबर कम होता है तो वो आपकी इम्यून सेल्स को नहीं मारता, तो आपको डिफरेंट इन्फेक्शन या एड्स की बीमारी फिर नहीं होगी। तो लाइफस्टाइल की भी बात कर लेते हैं। आजकल जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हम बात भी कर रहे थे, तो ऐसे में हम क्या प्रिकॉशंस लें ताकि एचआईवी या फिर एड्स ना हो? इवन फैमिली वाले भी क्या प्रिकॉशंस लें? जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी टैबू है, घर पे तो लोग बात ही नहीं करते। इवन अगर ऐड ऑन करना चाहे तो जैसे मैंने अपने घर पे बताया कर कि आई एम टेकिंग दिस इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा विच टॉपिक, तो आई सेड एचआईवी एंड एड्स। तो लाइक अरे यार तुम्हें कोई और टॉपिक नहीं मिला। तो ये चीज़ आई थिंक हर फैमिली में है, इंडिया में आई थिंक है। तो घर से कैसे एजुकेट करें और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए ताकि ये बीमारी लोगों में ना फैले, इसके बारे में लोग अवेयर हों, और अगर किसी को पता भी चले तो जैसे आपने बताया कि वो सारी चीज़ें करें। तो हाँ, एचआईवी एड्स के बारे में बात करना टैबू तो है, लोग इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते। इवन बात नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हम नॉन रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे ना तो इसको रोकना बहुत ही सिंपल है। क्या दो ही मेथड है इसके स्प्रेड होने के मेनली, एक सेक्सुअल रूट से स्प्रेड हो रहा है, दूसरा अगर आप नीडल यूज करते हो या आईवी ड्रग अब्यूजर हो तो उससे स्प्रेड हो रहा है। तो सेक्सुअल रूट से स्प्रेड होने के लिए आप नॉन पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखें या सिंपली कॉन्डोम यूज करते रहे ड्यूरिंग हर सेक्सुअल कांटेक्ट, ये फैलेगा ही नहीं। सिंपल, इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक रही है, लेकिन फिर भी इसका एजुकेशन हम नहीं कर पा रहे अपनी कम्युनिटी को। और आईवी ड्रग अब्यूज तो बिल्कुल नो, स्ट्रिक्टली नो ना ही करें तभी अच्छा है। तो बहुत ही सिंपल है इसको रोकना, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इतनी एजुकेशन रखनी है कि आपकी बॉडी का जो जेनाइटल फ्लूइड है वो किसी के शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए बस। तो आई थिंक फैमिली वाले भी अपने अगर बच्चों को एजुकेट करें
इन सब चीज़ों से, तो कुछ चीज़ें तो पहले ही लोग अवेयर हो जाएंगे इसके मामले में। फैमिली को एजुकेट करना हमें स्टार्ट करना चाहिए, इवन हमारे बच्चों को हमें अर्ली एज से ही एजुकेट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अर्ली टीन एज ही होती है जब बच्चे ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन पेरेंट्स से छुप छुप के हो जाते हैं और उसके बाद वो इन्फेक्शन ले लेते हैं। तो बेटर है कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट इतनी सी इन्फॉर्मेशन दो कि ये इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है, आप हमसे डायरेक्ट नहीं बात करना चाहते तो आप इसके बारे में पढ़ो, किसी रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लो। आप सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सरकार इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम रन कर रही है। ओके, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा। जैसे अभी इंडिया में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आई थिंक अभी जैसे रिपोर्ट्स की माने तो 20 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया में HIV पॉजिटिव है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर रही है लोगों को अवेयर करने के लिए? गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सालों से काम कर रही है, वो बस पहुंच नहीं रहा कि हम खुद इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट का एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नाको कहते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हर स्टेप में लोगों को एजुकेट करने, इस डिसीज को प्रिवेंट करने, इसका टेस्ट करने और इसको ट्रीट करने के लिए काम कर रही है। अगर आप सिर्फ नाको इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको सारी रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप जो भी लेना चाहते हो उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होगी। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम करके, NACP। आप जाकर के यूट्यूब में देखोगे तो इन्होंने छोटे छोटे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना करके ये बातें समझाई हैं। और वो वीडियो वर्बल नहीं है, जैसे हम बातें कर रहे हैं वैसे नहीं, उन्होंने प्रॉपर एक्ट किया है। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक फीमेल है जिसने कोई नशा किया, शायद अल्कोहल कंज्यूम करा था, उसके बाद उसका किसी के साथ में, अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो डर जाती है कि अब मैं कैसे करूँ, मैं HIV पॉजिटिव तो नहीं हो जाऊंगी। तो फिर उस वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हो। मतलब कि अगर आप 72 घंटे के अंदर अपने डॉक्टर से मिलते हो तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, वो आपको पॉजिटिव नहीं होने देंगी। ओके, तो बड़े इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छे वीडियोज हैं जिससे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अच्छी बात ये है कि सारे रिलायबल इन्फॉर्मेशन, आपको कोई गलत जानकारी नहीं मिलेगी। तो आपने यहाँ पे जैसे 72 घंटों वाली बात की, तो इसको प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या 72 आवर्स में, या अगर वो टाइम बीत गया तो फिर क्या करें? और पहले ये बताइए कि 72 आवर्स में लोगों को टेस्टिंग कराना, या अगर उनको एक्सपोजर हो गया तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? अगर आप बाई चांस किसी के कांटेक्ट में आ गए, अगर ब्लड के कांटेक्ट में या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गए और आप श्योर नहीं हो, आपको डर है कि मुझे HIV तो नहीं हो गया, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन का एक बार HIV टेस्ट करा लो, अगर वो आपका नोन है तो। अगर वो HIV पॉजिटिव आ जाता है तो अब आप तो हाई रिस्क में आ गए, आपने तो कांटेक्ट बना लिया, अब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस कांटेक्ट से लेकर के अगले 72 घंटे के अंदर कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो हमारी HIV की दवाइयाँ होती हैं, इसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दवाई 1 महीने तक खानी होती है, तो आप अब HIV पॉजिटिव नहीं हो गया, आपको इन्फेक्शन होने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर 72 घंटे बीत गए तो देखिए, अब तो इन्फेक्शन अगर हो गया तो चांसेस तो हो जाते हैं, तो अगर 72 घंटे बीत गए तो आप अपना 3 महीने बाद में एक टेस्ट करा लो। वही सेम बात जो मैंने पहले करी थी, अगर 3 महीने बाद वो टेस्ट नेगेटिव है तो आप HIV नहीं है, पॉजिटिव नहीं हुए हो। और रिपोर्ट्स पर कितने दिन में आ जाती हैं? तुरंत आ जाती है, सेम डे आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। देखिए 2 तरीके के HIV टेस्ट होते हैं, मैं सिंपली बताऊं। एक स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है मतलब कि हम में से कोई भी जाएगा और बोलेगा कि मेरा HIV टेस्ट कर दो, तो वो सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसमें पॉजिटिव है नेगेटिव में रिजल्ट दे देंगे। तो आपको मेनली नेगेटिव में रिजल्ट मिलेगा, स्क्रीनिंग करके वो आपको बता देंगे कि आप HIV नेगेटिव है। लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग में HIV पॉजिटिव आ गए तो आपका रिजल्ट नहीं देंगे, फिर वो उस ब्लड सैंपल को लेकर के जाएंगे अपने प्रॉपर ICTC सेंटर पे, जहाँ पे HIV का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। वहाँ पे वो 3 डिफरेंट मेथड से होने वाले टेस्ट रीअप्लाई करेंगे, मतलब 3 अलग अलग प्रिंसिपल से काम करने वाले टेस्ट। उसमें से अगर मिनिमम 2 और कुछ केसेस में 3 टेस्ट पॉजिटिव आएंगे तब वो आपको बताएंगे कि आप HIV पॉजिटिव हो। तो अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ गया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पॉजिटिव आ गए, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो बताता है कि आप HIV पॉजिटिव है या नहीं। तो आपने जैसे एक चीज़ कही कि अगर वो आपका नोन हो तो आप उससे कहिए कि आप टेस्ट करा लो या उसकी जांच हम लोग जा करके करवा सकते हैं। अगर वो अननोन हो तो? हाँ देखिए, अगर वो अननोन है और विद इन 72 आवर आपको ये रियलाइज हो गया कि मेरे को रिस्क है, और वो इंसान भी हाई रिस्क बिहेवियर वाला है, मतलब कि वो कोई कमर्शियल सेक्स वर्कर है या उनके भी मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, तो आप फिर से जा करके अपने ICTC सेंटर पे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए दवाइयाँ मांग सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आई थिंक लोगों के मन में जितने भी HIV या एड्स को लेकर के सवाल होंगे वो सब तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स भी ना कहें, मतलब अगर सही जानकारी नहीं होती है तो हर चीज़ पे लोग भरोसा करने लगते हैं। जैसे आपने कहा कि रिलायबल सोर्स है तो ठीक है, वरना ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसे खुद से मतलब प्राइवेटली सर्च करना ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है।
किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे प्लीज़ बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। सबसे पहले तो है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से HIV फैलता है, तो ये सही है या नहीं? सेक्सुअल इंटरकोर्स है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये भी डाउट होता है कि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलता। अगर आपका इंटरकोर्स किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ में है, वो अनप्रोटेक्टेड है, तो HIV फैलता है। उसमें भी रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क सिर्फ 0.02% से 0.04% है, इतना कम रिस्क है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉन्टेक्ट बना ही लिया बाई चांस HIV पॉजिटिव के साथ तो आपको हो ही जाएगा। रिस्क इज वेरी लेस, बट फिर भी फैलता इसी रूट के थ्रू है। ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद अ HIV पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, हमने जैसे बात की कि मदर से बेबी में पास ऑन होता है कि नहीं, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो कहा ही जाता है कि कराओ, बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे पास ऑन हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क में HIV वायरस तो आता है, इससे पास ऑन होने के रिस्क होते हैं, लेकिन हमें अगर पता है ना कि मदर HIV पॉजिटिव है तो हम उसे दवाइयाँ देते हैं ताकि उसका वायरल लोड कम रहे। और इवन कम वायरल लोड के साथ अगर आप बेबी को फीड करा रहे हो तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, ठीक है। मच्छर या मक्खी काटने से HIV फैलता है? नहीं, ये बात बहुत चलती है कि मच्छर ने एक इंसान का खून लिया, उसने दूसरे का खून लिया तो HIV फैलेगा। ऐसा नहीं होता है, मच्छर काटने से बिल्कुल HIV नहीं फैलता। वो वायरस ना मच्छर के पेट में जाके मर जाता है। तो बिल्कुल HIV नहीं फैलाता है। ऐसे फैलता तो वो जैसे डेंगू फैलता है ना, कि डेंगू का सीजन आया, पूरे शहर में डेंगू हो गया, ऐसे HIV फैलने लगता फिर। राइट, ठीक है। टॉयलेट सीट छूने से या एक ही टॉयलेट शेयर करने से फैलता है? नहीं, टॉयलेट शीट से या बेड शीट शेयर करने, टॉवल शेयर करने, हग करने, इन सारी चीज़ों से नहीं फैलता। फिर से मैं बता देती हूँ कि हमारे स्वेट में या फिर पेशेंट के स्वेट में या सलाइवा में HIV वायरस नहीं होता। तो अगर आप क्लोज माउथ किसिंग करते हो तो भी वायरस नहीं फैलता। ओपन माउथ किसिंग में ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों लोगों को कहीं ब्लीडिंग हो रही है इनसाइड द माउथ तो देयर इज अ रिस्क, अदरवाइज उससे भी नहीं फैलता। ओके, तो अभी हमने जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की, तो ओरल सेक्स से फैलता है? चांसेस आर वेरी लेस। बस ये बात है कि अगर किसी के माउथ में कोई अल्सर है और जेनाइटल सिक्रीशन उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो फैल सकता है। अगर कोई अल्सर नहीं है तो फिर नहीं फैलेगा। तो ओरल सेक्स में भी प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड वाली चीजें हैं? हाँ, सेम चीज है। इफ इट इज प्रोटेक्टेड तो फिर नहीं फैलेगा। मतलब आपका सिक्रीशन किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ओके, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर HIV पॉजिटिव वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक ही थाली में शेयर करते हैं या एक ही बर्तन शेयर करते हैं, तो उससे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है। एंड देन HIV पॉजिटिव जो से है उन्हें बच्चा नहीं हो सकता और उनको बच्चा करना भी नहीं चाहिए। देखिए, बच्चा नहीं हो सकता ये तो गलत है, लेकिन अगर आप बच्चा कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात सोच समझ के बच्चा करें कि एक इन्फेक्शन जो कायदे से ट्रीटेबल नहीं है, मतलब क्योरेबल नहीं है। ट्रीटेबल तो चलिए हम लोड कम कर देते हैं, तो हम उसे नेक्स्ट जनरेशन को ना दें, ये तो हमारी जवाबदारी है ना कि नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट हेल्दी होनी चाहिए। राइट। तो एक और है कि बहुत सारे पार्टनर्स जिनके हैं उनको मतलब उनसे फैल सकता है? बिल्कुल उनसे फैलता है। देखिए, आपके अननोन पार्टनर, यू नेवर नो कि आपका कौन सा पार्टनर पॉजिटिव है, और उन पार्टनर्स के भी अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो दे आल्सो डोंट नो कि कौन सा वाला पॉजिटिव है। तो ऐसे करके तो पूरी चेन रिएक्शन जैसी बन जाती है और फैलने लगता है। और कॉन्डम यूज करने से नहीं फैलता है? इसमें ये भी है, मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई अल्सर है जेनाइटल एरियाज में तो रिस्क बहुत हाई हो जाता है। ओके, और दोनों में से कोई एक पार्टनर अगर पॉजिटिव हो तो? हाँ, पार्टनर पॉजिटिव है, अनप्रोटेक्टेड है और अल्सर है तो रिस्क हम बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे हमने टेस्टिंग की बात की कि हम टेस्ट कराने जाते हैं, तो वहाँ लैब टेस्ट जो किया जाता है, क्या वहाँ से भी फैल सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भी नीडल और इंजेक्शन का यूज। नहीं, मैंने अभी आपको पहले बताया कि लैब टेस्ट कराने से बिल्कुल HIV नहीं फैलता। इवन हमेशा सिंगल यूज नीडल आता है, उसको यूज करके उसको डिस्ट्रॉय करके फेंका जाता है। तो ये सेफ प्रैक्टिस है, हर कोई फॉलो करता है, क्योंकि जो टेस्ट कर रहा है वो भी तो रिस्क में है। अगर वो वही नीडल यूज करेगा तो उसको भी तो इन्फेक्शन होने का डर है। तो ऐसे मतलब क्या कैसे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं हम लोग? नहीं, इसमें जो लैब वर्कर्स हैं, जो लैब में काम करते हैं, जो सैंपल ड्रॉ करते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं। ये ना यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, सिखाई जाती है। एक बार आप मेडिकल फील्ड में एंटर करोगे तो आपको कैसे सिरिंज होल्ड करना है, नीडल होल्ड करना है, कैसे सैंपल ड्रॉ करना है, फिर उसे कैसे डिस्ट्रॉय करके फेंकना है। इवन विद नो टेस्ट टेक्निक, उसको छूते भी नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देते। टैटू बनवाने से? देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली समझोगे तो टैटू में आप नीडल कर रहे हो, उससे ब्लड आ रहा है, अगर सेम नीडल दूसरे में यूज कर देंगे तो देयर इज रिस्क। हालांकि केसेस बहुत ही कम, इवन ना के बराबर रिपोर्टेड है, बट थ्योरेटिकली यस देयर इज रिस्क। ओके, एंड एक ही नीडल या सिरिंज यूज करने से फैलता? हाँ, ऐसा करना ही नहीं है कभी। जैसे बहुत सारे लोग ड्रग्स यूज करते हैं तो उससे बिल्कुल डेफिनेट फैलता है। इट इज अ सेकंड मोस्ट कॉमन रूट।
ओके। आईवी ड्रग अब्यूज करना सेम नीडल से, ये दूसरा सबसे कॉमन रूट है। अच्छा, सैलून में बहुत सारे लोग जाते हैं तो शेविंग कराते हैं या हेयर कट करा लिया, तो क्या उससे शेविंग या इन सब चीज़ों से? देखिए थ्योरेटिकली यस, अगर कोई कट लग रहा है, ब्लड के कांटेक्ट में वो पर्टिकुलर चीज आ रही है, फिर वो दूसरे को टच हो रही है, उसको भी कट लग रहा है, तो बट ऐसे देखा जाए तो ऐसा केस ऐसे रिपोर्टेड है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे स्प्रेड नहीं करता, क्योंकि टाइम भी हो जाता है, आपने तुरंत इमीडिएट दूसरे पे तो वो चीज़ यूज़ नहीं करी। बट यस, बेटर है कि आप अपनी चीज़ें डिस्पोजेबल चीज़ यूज़ करो जब भी आप सैलून जाते हो तो। ठीक है। खून से फैलता है? ब्लड में अगर HIV पॉजिटिव के ब्लड से कोई दूसरा इंसान कांटेक्ट में आ गया तो देखिए फैलेगा उसके ब्लड से, ऐसा नहीं है स्किन के कांटेक्ट में। अगर मेरे स्किन में ब्लड लगा है तो नहीं फैलेगा, लेकिन अगर मेरे स्किन में कट है और मेरा भी ब्लड ओपन है तो फैलेगा। ये एक रूट है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम ब्लड को चेक करते हैं HIV के लिए, उसके बाद ही देते हैं दूसरे पेशेंट को। तो इसमें जैसे 2-3 चीज़ें हैं, पहले तो आप ये क्लियर कर दो कि अगर जैसे ब्लड से नहीं फैलता तो ब्लड डोनेशन से? नहीं, डोनेशन से कैसे फैलेगा? मैंने अपना ब्लड किसी को डोनेट किया तो HIV फैलने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ब्लड दिया, उन्होंने एक पैकेज में कलेक्ट कर लिया, तो उससे HIV कैसे होगा? ठीक है। और अगर वो खून किसी और को दे रहे हैं तो? इसमें जरूर हमें रिस्क लगता है। अगर आप ऐसे समझो थ्योरेटिकली कि किसी का HIV पॉजिटिव ब्लड था, हमें चढ़ा दिया गया, तो हमारे को मतलब ऑलमोस्ट 100% रिस्क है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लड देने से पहले ब्लड डोनेशन की गाइडलाइंस होती है, मतलब वो प्रॉपर ब्लड को चेक करते हैं, उसके बाद ही किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से भी HIV नहीं फैलता। ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे, तो कुछ एग्जांपल्स जैसे उससे समझते हैं तो आई थिंक बेटर होगा लोगों को। मान लीजिए जैसे कोई इंसान है, उसके हाथ में जैसे कोई ठेला वाला है, वो पाइनएप्पल बेच रहा है, कोकोनट बेच रहा है, कुछ भी, तो वो काट के बेच रहा है, उस नाइफ में अगर उसका ब्लड लगा हुआ है तो, और वही नाइफ का कोकोनट या पाइनएप्पल कोई और यूज कर रहा है, फिर वो खा रहा है, तो क्या उससे फैल सकता है? देखिए, किसी का ब्लड अगर हाथ में लगा है और वो ब्लड आपके डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आएगा ना, तभी HIV होगा। अच्छा। तो अगर आपने उसे खाया तो खाने के बाद जनरली हमारे मुंह से लेकर के हमारे पूरे GIT ट्रैक, पेट, आंतों में कहीं ऐसा ब्लड नहीं यूज कर रहा होता, ब्लड का कांटेक्ट नहीं बनता। ये हमारी म्यूकोजा होती है, जैसे हमारे मुंह के अंदर की लेयर है ना, यहाँ कोई ब्लड नहीं है पर ये अलग है स्किन से, वैसे ही हमारा पूरा GIT ट्रैक होता है। तो अगर कुछ सच नहीं है तो HIV नहीं होगा। बहुत ही रेयर सिनेरियो की आप बात कर लो कि उसका ब्लड हमने पी लिया, हमारे भी मुंह में अल्सर था, हमारे पेट में अल्सर था, तो उसके कांटेक्ट में चला गया, तो इट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो। अच्छा, सेम एक और चीज़ है, जैसे अगर कोई मेरा फ्रेंड है, वो HIV पॉजिटिव है सपोज, और उसको कुछ कट्स वगैरह लग जाते हैं, मुझे भी कुछ कट्स लगे, तो उसके खून, मतलब वो तो पॉजिटिव है, तो क्या उसके खून से, जैसे हमने उसका खून रोक दिया यहाँ, और वही चीज हमारे ऑलरेडी घाव है, तो क्या ऐसे फैल सकता है? रिस्क तो है। देखिए, अगर उसका आपने ब्लड अपने बेयर हैंड से टच किया और आपकी स्किन ब्लीड कर रही थी, तो आपका डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया ना, तो देयर इज रिस्क। इट इज जस्ट लाइक नीडल प्रिक की हम बात करते हैं ना, कि नीडल प्रिक से फैलता है, तो उसमें भी तो यही होता है कि HIV पॉजिटिव को नीडल लगी थी, ब्लड की एक ड्रॉप थी, वो नीडल आपको लग गई, तो अब आपका ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया, तो यस देयर इज रिस्क। तो अगर ऐसा कभी होता है तो सेम चीज है कि सामने वाले का आप स्टेटस देख लो, नेगेटिव है तो नो वरीज, अगर पॉजिटिव है तो फिर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले लीजिए। ओके। और अगर कोई HIV पॉजिटिव है, उसके साथ हम कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं, लाइक कपड़े शेयर कर रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल स्किन पे कोई वायरस नहीं है, सलाइवा में कोई वायरस नहीं है, स्वेट में कोई वायरस नहीं, जेनिटल सेक्रेशन और ब्लड में और छींकने, खांसने, इस सब से नहीं, ड्रॉपलेट्स में भी कोई वायरस नहीं है, नहीं फैलता। ओके। तो आई थिंक लोगों के मन में जो चीज़ें सवाल होंगे कि इन सभी चीज़ों से फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है, उसमें आपने बता ही दिया कि किन चीज़ों से फैल सकता है, किन चीज़ों से नहीं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क हमारा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, दूसरा जो आपने कहा ड्रग वाली चीज़ है, और तीसरा एक ब्लड टू ब्लड अगर कांटेक्ट होता है तो ये तीन सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हैं कॉमन, जिससे HIV या एड्स जो है वो फैल सकता है। और HIV से एड्स तक जाने में भी कितना टाइम लग सकता है, क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में हमने बात की। लास्ट मेरा आपसे रहेगा कि आपके अभी तक के करियर में कोई ऐसा केस जो आप ऑडियंस को बताना चाहती हैं, जिससे वो अवेयर हो सकें इसके बारे में और बेटर तरीके से? अभी रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट थे, मतलब पेशेंट वाज अल्कोहलिक, वो अल्कोहल कंजप्शन करते थे, अल्कोहल लिवर डिसीज लेकर के हमारे पास आए थे। ही वाज क्वाइट यंग, 32-33 की एज थी। सिंपल अल्कोहल की वजह से क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं कई बार, तो वो GI अल्सर ब्लीड लेकर के आए थे, तो हमने उनका टेस्ट किया तो वो HIV पॉजिटिव थे, एंड गॉट शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया करके। हावेवर उन्होंने बहुत क्लियरली, जनरली पेशेंट भी क्लियरली हिस्ट्री नहीं देते,
पर उन्होंने क्लियरली हिस्ट्री नहीं दिया, वो बहुत ही यंग थे, तो हमें भी लगा कि यार मतलब इतना यंग एज, एक्टिव अर्निंग पेशेंट ठीक ठाक थे। बट हावेवर उन्हें हमने भेज दिया ICTC सेंटर, उन्हें वहाँ से दवाइयाँ मिल गई, उन्हें समझा दिया, काउंसिल कर दिया, तो वो भी उनके लिए एक बाई चांस की बात थी। वो कुछ और परेशानी लेकर के आए थे और कुछ और हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम में से कोई HIV पॉजिटिव नहीं हो सकता, हो तो हम सभी सकते हैं, कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई अपना HIV स्टेटस जरूर चेक करके रखे, अपने लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, कि आप दोनों आराम से किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी कि जैसे हम बोलते हैं ना सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है, तो रिस्क इज वेरी लेस, 0.02% अभी मैं बता रही थी। लेकिन अप टू 90% ऑफ केसेस में यही रीजन है HIV इन्फेक्शन स्प्रेड करने, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। डिस्पाइट हैविंग दिस लो परसेंटेज, 90% टाइम यही रीजन होता है। ओके तो जैसे आपने बात की कि वो इंसान हॉस्पिटल में आया था, तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, वर्किंग हैं, उन्हें भी तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ देखिए, डॉक्टर्स को हमेशा रिस्क होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी ना कि जो लैब से सैंपल लेते हैं उनसे डरना नहीं है, क्योंकि ना हमारी जो लर्निंग है, हमें ऐसा ही सिखाया जाता है कि हर पेशेंट को आप प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ ही टच करो, क्योंकि नेवर नो कि उन्हें कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो आप कैच कर लोगे। तो हमारी ये प्रैक्टिस है, बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ट्रेंड हैं कि हम हर पेशेंट को हम टच भी करेंगे, बात भी करेंगे, उनके सैंपल, उनके ब्लड की हम हैंडलिंग भी करेंगे, लेकिन हम अपने आप को सेफ रखे, ग्लव्स यूज़ करके या प्रॉपर तरीके से नीडल यूज़ करके। इवन नीडल होल्ड करने और प्रोसीजर करने के तरीके भी ऐसे होते हैं कि हम भी सेफ रहें और पेशेंट भी सेफ। तो मैम जैसे कि आजकल यंगस्टर्स के, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे, तो यंगस्टर्स को अगर हमें कोई मैसेज देना हो या बाकी लोगों को भी अगर सोसाइटी में हमें कोई एक मैसेज देना हो इससे रिलेटेड, तो हम क्या दें कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि इसका रिस्क कम किया जा सके? प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज हमारे। देखिए, थ्योरेटिकली तो हम ये बात करते हैं कि HIV इन्फेक्शन अगर सेक्सुअल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है तो चांसेस आर वेरी लेस, 0.002 to 0.004%। लेकिन आप ये सोचो कि चांसेस अभी भी हैं और किसी एक को भी हो गया तो उसके लिए तो 100% हो गया ना। तो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का जो सबसे यूजफुल और सबसे इम्पैक्टफुल वे होगा वो यही होगा कि हम इस चेन को तोड़ दें, और मोस्ट कॉमन रूट इज थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो 90% इन्फेक्शन वहीं से आ रहे हैं, तो जस्ट डू द सेक्सुअल एक्टिविटी विथ प्रोटेक्शन। आप सिंपली प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो तो आप इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोक दोगे और आप भी कभी लाइफ में इससे इन्फेक्ट नहीं होगे। राइट, प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब हम जितना हो सके वाइल हैविंग सेक्स कॉन्डम का यूज़ करें, तो आई थिंक इससे बहुत कम चांसेस होंगे स्प्रेड भी होने के और इसका रिस्क भी कम हो सकता है। बिल्कुल, आप एक सिंपल कॉन्डम यूज़ करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे तो ये इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। और IV ड्रग अब्यूज बिल्कुल करना ही नहीं है, नेवर। ये सिंपल सी 2 चीज़ें आपको याद रखनी है और ये इन्फेक्शन की चेन टूट जाएगी। और जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारी कंट्री में न्यू केसेस आने बंद हो जाएंगे, तो यही 2 सिंपल मेजर्स हैं और इससे हमारी कंट्री में आने वाले कुछ सालों में न्यू केसेस बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। कुछ चीज़ें जिनका हाई रिस्क तो है ही, लेकिन ऐसे में हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी HIV और एड्स फैलने का रिस्क हो सकता है। तो जैसा कि हमने इस इंटरव्यू में बात की, जो 3-4 मेजर फैक्टर्स है, उसके अलावा हमें छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जा करके हम जितना अलर्ट रहेंगे, जितना प्रिकॉशंस लेंगे, उतना खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और अगर हमें ये बीमारी नहीं फैलेगी तो हम दूसरे में भी ये बीमारी नहीं फैलाएंगे। मैम, आई थिंक आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बहुत थैंक यू सो मच हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए और लोगों से सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम इसे लेकर अवेयरनेस फैला सकें। थैंक यू सो मच।